हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रिजवान और जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए क्या था, यूनिक ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी डिस्टिंग्विश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम दैट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इसे हिंदी में देखें तो लचीलेपन और कठोरता का अनुसरण मरीशरण अनूठा मरीशरण भारतीय संविधान को अमेरिकी संविधान से अलग करता है। यानी कि बेसिकली ये बताना चाह रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर है इंडिया और यूएस का, वो दोनों बिल्कुल अलग है और यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से अलग करता है। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली आपको इसमें क्या लिखना है, दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें फॉर एग्जांपल हम देखेंगे दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से अमेंड किया जा सकता है और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से अमेंड किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जाता है, लेकिन बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं और जिनको आर्टिकल 368 के परव्यू के बाहर रखा गया है। यानी कि जो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से चेंज हो जाते हैं, कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जीएसटी काउंसिल एक्ट, जीएसटी एक्ट आया था, तो उसमें क्या था, फेडरल करेक्टर पर इशू था, तो उसलिए जो भी फेडरल करेक्टर से रिलेटेड इशू होगा उसके लिए जो भी चेंजेस होगा उसमें हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन होने की कंपलसरी होता है। तो यानी कि जो टफेस्ट है हमारा हाफ ऑफ द स्टेट स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन। वहीं अगर हम यूएस का देखें तो यूएस में है स्पेशल मेजोरिटी दैट इज 2/3 और प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 3/4 ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। अब अगर आप देखें यहाँ पर है 50% ऑफ द स्टेट और यहाँ पर है 75% ऑफ द स्टेट, तो इसी से आप दोनों से चेंज देख सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ यूएस में टफ हो जाता है। और इसके ही रिफ्लेक्शन है कि इंडिया में लास्ट 76 इयर्स में 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं, वहीं यूएस में लगभग 200 साल में सिर्फ 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं। ये इस चीज को भी दिखाता है कि कितना टफ प्रोसीजर है वहां पर। और हमारे यहाँ पर देखिए कुछ टफ है और कुछ आसान भी है और कुछ मतलब फ्लेक्सिबल है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि इट्स ए ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज रिजिडिटी। अब हम इसको दूसरे पॉइंट से भी देख सकते हैं, जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में जो स्टेट है, स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 उसके एरिया को चेंज किया जा सकता है, नाम को बदला जा सकता है और यहाँ तक के आपका जो एक स्टेट को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है या दो स्टेट को जोड़कर एक नया स्टेट बनाया जा सकता है। तो स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है वो डिपेंड करता है एट द मर्जी ऑफ द पार्लियामेंट। वहीं अगर यूएस का देखें तो यूएस में जो स्टेट्स हैं उनको बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है, यहाँ तक कि उनके पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सिटीजनशिप होती है। और अगर हम इस पूरी डिबेट को समराइज करें तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडियन स्ट्रक्चर है, उसे बोलते हैं इंडिया इज इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। वही अमेरिका के बारे में कहा जाता है इट इज इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, दो प्रोविजन पर लेकर आप इसका मतलब आंसर को लिख सकते हैं। डायरेक्ट है आपका एक फॉर एग्जांपल आर्टिकल के किस तरह से अमेंडमेंट होता है और उसका लाइव एग्जांपल आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जो नंबर है उससे, और दूसरा आपका फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर या स्टेट के एग्जिस्टेंस के ऊपर आपने दिखा दिया। इन दो पॉइंट से आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत रिजिड है और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत मतलब दैट्स ए ब्लेंड ऑफ flexibility as well as rigidity. Thank you. Have a good day. Bye.